हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट्स। आज के इस सेशन में हम मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में कार्बीन्स पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपने जो मेरे पहले के वीडियोस हैं रिएक्शन मैकेनिज्म पे, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में वो देखे होंगे। तो उम्मीद है कि आप रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को अभी तक भूले नहीं होंगे, ये होते क्या हैं और बनते कैसे हैं। हमने बच्चों देखा था जब कोई भी रिएक्शन शुरू होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने से पहले बीच में एक शॉर्ट लिव्ड थोड़ी देर के लिए रहने वाली स्पीशीज बनती है जिसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। अभी तक हमने कार्बोकैटायन, कार्बोएनाइन और फ्री रेडिकल्स पढ़े थे। ये तीन इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स हैं जो हमें बहुत सारे रिएक्शंस में देखने को मिलते हैं। फोर्थ नंबर पे जो है हमारा कार्बीन आता है। ये भी एक इंटरमीडिएट है जो बहुत सारे रिएक्शंस के बीच में बनता है और जैसे ही बनता है वैसे ही ये डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कार्बीन्स। मैंने आपको बच्चों बता ही दिया है कि जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनमें मेन इंटरमीडिएट जो है या तो कार्बोकैटायन बनेगा या फिर फ्री रेडिकल बनेगा। उसके बाद में कार्बोएनाइन का नंबर आता है और फोर्थ नंबर पे कार्बीन जो है वो एज ए इंटरमीडिएट हमें देखने को मिलता है कई रिएक्शंस में। ये फोर्थ नंबर का इंटरमीडिएट है इसलिए इसको इतना इंपॉर्टेंस जो है केमिस्ट्री में नहीं दिया गया बच्चों। कार्बीन होता क्या है वो देखिए। तो बच्चों कार्बीन्स, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, इसमें कार्बन है तो हमें बीच में कार्बन देखने को मिलेगा। इसमें दो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, हम X1 और X2 इसको लिख सकते हैं, X डैश लिख सकते हैं। दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। जो हमारा X1 ग्रुप है वो X2 के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। सेम वाला केस जो है हमें इस तरह के मिथाइलिन जिसको बोलते हैं कार्बीन, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। अब इसकी विशेषताएं क्या है वो देखिए। कार्बन जो है, कार्बीन में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों। अब 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कार्बन के पास तो बच्चों वैसे भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बीन के अंदर भी न तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है इसके पास में, न इलेक्ट्रॉन इसके पास में कम है। तो ये न्यूट्रल स्पीशीज है जिसको हम उदासीन हिंदी में कहते हैं, क्योंकि इस पर हमें कोई भी चार्ज देखने को नहीं मिलता है। न तो प्लस चार्ज है इसके ऊपर, न ही माइनस चार्ज हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है तो इसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कहते हैं। अपने ऑक्टेट को ये पूरा करने की कोशिश करता है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, और जो इलेक्ट्रॉन बच्चों अट्रैक्ट करता है क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन लवर उसको हम कहते हैं। न्यूट्रल स्पीशीज जो है वो हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों अभी तक हमने 2 न्यूट्रल स्पीशीज पढ़ ली हैं। एक हमारा कार्बीन हो गया और इससे पहले जो है हमने दूसरी न्यूट्रल फ्री रेडिकल के रूप में हमने पढ़ा है। ये 2 ऐसे इंटरमीडिएट हैं जो अब तक हमने पढ़ लिए हैं और दोनों ही जो हैं हमारे न्यूट्रल कैटेगरी में आते हैं। तो बच्चों इसको याद रखेंगे, कार्बीन और फ्री रेडिकल जो है वो न्यूट्रल होते हैं। कार्बोकैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बोएनाइन पे नेगेटिव चार्ज होता है। वो चार्ज स्पीशीज हैं। या हम लिख सकते हैं कि इसका अष्टक पूरा नहीं है, ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट है। और क्योंकि जो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है इसलिए ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। आगे की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, विशेषताएं, हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे बच्चों। हाईली अनस्टेबल है, बहुत ही क्रियाशील है, ये अस्थाई है। बच्चों ये वीडियो मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही तरह के बच्चों के लिए बनाया है, इसलिए जो वर्ड मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ उनको मैं साथ साथ हिंदी में बोल भी रही हूँ ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। हाईली अनस्टेबल मतलब अस्थाई है, बहुत ही ज़्यादा ये क्रियाशील है, जैसे ही बनता है वैसे ही डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। वेरी शॉर्ट लिव्ड जिसको हम कह सकते हैं, इसका जीवन जो है बहुत ही छोटा होता है। ये एक प्रोडक्ट नहीं है, हमें याद रखना, ये सिर्फ एक इंटरमीडिएट है जो किसी भी रिएक्शन में जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तब बीच में हमें थोड़ी देर के लिए दिखाई देता है और प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको ये डिसाइड करता है। इसको लिखने का मैंने आपको किस तरह से लिखते हो बता ही दिया बच्चों। ऊपर 2 डॉट बनाएंगे हम और साथ में जो है इस तरह से हम X2 लिख देंगे। X जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ 2 X हैं। अगर हम X1 और X2 लिखते हैं तो वो सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ये जो 2 ऊपर हमारे प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, इनको हम लोन पेयर नहीं बोलेंगे बच्चों। क्यों नहीं बोलेंगे मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगी। हालांकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिल रहे हैं लेकिन इनको हम लोन पेयर क्यों नहीं बोलेंगे वो आगे आपके क्लियर होगा, इसलिए बच्चों मेरी वीडियो को लगातार देखते रहिए। अब किन टाइप के कार्बीन हमें जनरली रिएक्शंस में देखने को मिलते हैं, उनके नाम हम कैसे करेंगे वो देखिए। इस तरह का कार्बन हमें देखने को मिला है। कार्बन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, मेथिल ग्रुप से फॉर्म हुआ है इसलिए इसका हम नाम लिख देंगे मिथाइल कार्बीन।
इसको मिथिलिन भी कहते हैं। जरूरी नहीं कि कार्बन के साथ हमेशा हाइड्रोजन ही लगा हुआ या सेम एलिमेंट ही लगा हुआ हो। आपको आगे जो है जब एग्जाम्पल्स में आपको कराऊंगी तब आपको और दूसरे एलिमेंट भी साथ में लगे हुए दिखाई देंगे। 2 क्लोरीन लगे हुए हैं इसमें, तो इसको हम डाई क्लोरो कार्बिन भी लिख सकते हैं। अगर Cl की जगह Br या I है तो हम आयोडीन वर्ड यूज करेंगे क्लोरो की जगह। C6H5 बेंजिल ग्रुप है, कार्बन से लगा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने लगा दिए, H लगा हुआ है। क्योंकि फेनिल ग्रुप लगा हुआ है इसको हम फेनिल कार्बिन भी कहते हैं। अब जब स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि ये 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। एक बॉन्ड तो ये रहा इसका सिग्मा वाला, और एक ये रहा, और 2 इलेक्ट्रॉन जो ऊपर रखे हुए हैं इसको हम जो है 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। मैंने पहले ही कहा था कैरेक्टरिस्टिक में इसको लोन पेयर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास में प्रेजेंट होते हैं, और 2 सिग्मा बॉन्ड इसके पास में होते हैं, या फिर 2 बॉन्ड पेयर इसके पास में होते हैं। बॉन्ड पेयर मैंने आपको दिखा दिए नीचे, ये वाले 2 बॉन्ड पेयर हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ प्रेजेंट हैं वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास में 2 जो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, जिसको हम लोन पेयर के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे। लोन पेयर क्यों नहीं कह रहे हैं वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको क्लियर कर देंगे। अब कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमें देखने को मिलता है जहाँ पे कार्बीन्स फॉर्म होते हैं। एक है हमारा रीमर टाइमन रिएक्शन, इसको मैं बच्चों हिंदी में नहीं लिखूंगी क्योंकि हिंदी में भी इसका यही नाम है, रीमर टीमान रिएक्शन। और दूसरा रिएक्शन जो होता है हमारा कार्बिल अमीन रिएक्शन, जो आपने 12th में पढ़ा होगा, वहां भी आपको एज ए इंटरमीडिएट देखने को मिला होगा ये। तो ये 2 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है रिएक्शंस हैं जहां पे 12th में हमने कार्बीन का फॉर्मेशन देखा है। अब कार्बीन जो है बच्चों किस तरह का होता है वो हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ कार्बीन। कार्बीन बच्चों 2 तरह का होता है। एक हमारा होता है सिंगलेट कार्बीन, दूसरा हमारा होता है ट्रिपलेट कार्बीन। इसको हिंदी में भी सिंगलेट और ट्रिपलेट ही कहते हैं, जिनका स्ट्रक्चर जो हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से इसको डिनोट करते हैं, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल होता है ये, और इसको हम नीचे वाले को ट्रिपलेट को हम इस तरह से लिखते हैं। आगे मैं आपको दोनों को कंपेयर करके दिखाऊंगी, तब आपको इनके बीच में डिफरेंस जो है वो और क्लियर कर दूंगी। इसको सिंगलेट क्यों कहते हैं ये भी मैं बताऊंगी आपको, ट्रिपलेट को ट्रिपलेट क्यों कहते हैं वो भी हम कहते हैं। या तो इसको ऐसे लिखिए आप, या फिर एक तरीका और है इसको लिखने का, ये वाला। आइए बच्चों इसके बीच के डिफरेंस हम देखते हैं। जो हमारा सिंगलेट कार्बन होता है बच्चों, उसका मैंने स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये देखिए आप। इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है हमारा sp2 होता है बच्चों। जो हमारा ट्रिपलेट वाला होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। इसको हम डाई रेडिकल भी कहते हैं। डाई रेडिकल क्यों कहते हैं बच्चों, हमने फ्री रेडिकल पढ़ा था जहाँ पे मैं CH3 के ऊपर एक सिंगल डॉट लगा रही थी। यहाँ पे मैं CH3 के ऊपर 2 डॉट लगाऊंगी, तो इसको हम डाई रेडिकल कह सकते हैं। लेकिन हम सिंगलेट वाले कार्बन को डाई रेडिकल क्यों नहीं कहेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ट्रिपलेट कार्बन जो होता है हम उसको ही सिर्फ डाई रेडिकल कहेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, हम बात कर रहे थे CH2, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड थे जो कार्बन जो H के साथ बना रहा है, तो ये वाले जो है हमारे R1 और R2, यहाँ पे H हैं, दोनों सेम है। एक ही हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल है यहाँ पे, और एक ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है जिनकी स्पिन जो है अपोजिट है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख रही हूँ। 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2, और हमारा जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन p में होते हैं, ये हमारा है 2p। 2 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा वाला खाली है। सिंगलेट में बच्चों ये देखा गया है एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, स्टडीज के द्वारा, जो कार्बन जो है वो ग्राउंड स्टेट में ही रहता है, अपनी तलस्थ अवस्था में ही रहता है, ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों यहाँ जंप करके नहीं जाएगा, ये अपने ग्राउंड स्टेट में ही रहता है। तो हमारा जो बन जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, वो देखिए क्या बनेगा। ये वाला S और ये 2 P जो है आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे, इनका संकरण होगा। ये हमारा S है और ये 2 P हैं, ये वाला S और 2 P हमारे हाइब्रिडाइज होंगे, संकरित होंगे। इलेक्ट्रॉन मैंने कहा था कि ये फर्स्ट वाला जो है 1s2 वाला है, ये यहाँ पर P के एक एम्प्टी ऑर्बिटल में नहीं जाएगा। एक ऑर्बिटल जो है हमारा वैकेंट रह गया, ये वाला, ये देखिए। ये हाइब्रिडाइजेशन हमारा यहाँ तक हो गया, एक S और 2 P sp2।
अब जैसे इसके पास में हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन लग रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे कार्बन के अंदर कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ कर लेगा ओवरलैप अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, एक यहाँ पे कर लेगा, एक ऑर्बिटल जो है हमारा वैकेंट बच जाएगा। ये वाला हमारा वैकेंट ऑर्बिटल है जो डायग्राम में हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसको लिखा हुआ है एम्प्टी पी ऑर्बिटल, खाली पी कक्षक। अब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे रहे हैं, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें मिले हैं। तो ये देखिए बच्चों, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में हमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, ये वाला। 2 जो है हमारे हाइड्रोजन ने ओवरलैप कर लिए। ये वैकेंट वाला ऑर्बिटल मैंने बच्चों आपको यहाँ दिखाया हुआ है, ये वाला वैकेंट है हमारा, बिल्कुल खाली है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना 1 ना 2। अब क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स यहाँ है, तो इसका शेप क्या होना चाहिए बच्चों? ट्रायगोनल प्लेनर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों। हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ी है, इसको मैं दोबारा यहाँ बना रही हूँ आपको समझाने के लिए। इस तरह से है, ये हमारा वैकेंट ऑर्बिटल है। हमने VSEPR थ्योरी पढ़ी है, यहाँ पे जो थे हमारे लोन पेयर प्रेजेंट है, और ये जो हमारे थे हाइड्रोजन के साथ में जो ओवरलैप किया था, यहाँ पे ऐसे ओवरलैप किया था, ये हमारा एक हाइड्रोजन का हो गया था और एक हमारा हो गया था कार्बन का, एक हाइड्रोजन का और एक हो गया कार्बन का। तो ये लोन पेयर जो है इस बॉन्ड पेयर को दबाएगा, इनके बीच में रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा, और ये एंगल जो हमारा होना चाहिए था उतना नहीं हो पाएगा। ट्रायगोनल प्लेनर में 120 होता है, लेकिन ये हमारा 103 डिग्री तक ही रह जाएगा, क्योंकि VSEPR थ्योरी आपने केमिकल बॉन्डिंग में 11th क्लास में पढ़ी है। उसके कारण लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा और एंगल हमारा कम हो जाएगा। यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक जो है हमारा लोन पेयर है। शेप जो हमारा हो जाएगा वो इस तरह का हो जाएगा, ये बीच में कार्बन है, यहाँ कार्बन है हमारा, ये 2 H है, ये इस तरह का V शेप हमें मिल जाएगा इसका। तो शेप हमारा हो जाएगा V शेप। कभी कभी इसको हम बैंड शेप भी कहते हैं। और एक खाली ऑर्बिटल है, इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे रख देंगे। 2 बॉन्ड पेयर हो गए, एक लोन पेयर हो गया, एक इसके पास में बच्चों वैकेंट ऑर्बिटल खाली कक्षक भी है। तो इसकी 3 प्रॉपर्टीज हो गई, 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर और एक वैकेंट ऑर्बिटल। अब बच्चों बात करते हैं ट्रिपलेट कार्बन की, कि ट्रिपलेट कार्बन में क्या क्या होता है। यहाँ बच्चों 2 कर लीजिएगा, मैंने गलती से 3 लिख दिया है। ये हमारा फ्री रेडिकल है, ये वाला हमारा यहाँ पे H है, कार्बिन लिया है मैंने, मेथिलीन कार्बिन लिया है, तो इसको हम H लेंगे यहाँ पे। इसका स्ट्रक्चर जो होता है ट्रिपलेट वाले का sp होता है। हम यहाँ देखते हैं कि कार्बन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, वो देखिए। कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैसे ये रखेगा, ये देखिए, ये 1s2 हो गया, ये हमारा 2s2 हो गया, और ये हमारा हो गया p, जिसमें जो है हमारे एक एक इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। ट्रिपलेट कार्बन जो होता है, इसमें कार्बन जो होता है हमारा एक्साइटेड स्टेट में होता है। एक्साइटेड स्टेट को हम इस C के ऊपर इस तरह से स्टार दिखाते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों जंप करके यहाँ चला जाता है। अब जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है वो देखिए क्या बन जाएगा। ये हमारा S जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया, ये 2s वाला था, ये हमारे 2p वाले ऑर्बिटल्स हैं, एक सिंगल हो गया, इस तरह से हमारा हो गया। अब क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हमने लिखा है कि sp है, तो एक s और एक p जो हाइब्रिडाइज होकर sp ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। तो हमें 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे बच्चों, ये देखिए, ये बन गया sp और ये 2 बच गए हमारे p ऑर्बिटल। यहाँ हम इनको ऐसे लिख देंगे, एक p ये रहा, एक px लिख दीजिए, ये py लिख दीजिए, और जो हाइब्रिडाइजेशन में जिसने भाग लिया, संकरण में भाग लिया, इसको मान लेते हैं कि pz है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, और यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है। sp जो होता है हाइब्रिडाइजेशन, उसका स्ट्रक्चर जो बच्चों होता है हमारा लीनियर होता है। लीनियर स्ट्रक्चर को हम किस तरह से बनाएंगे, ये देखिए, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन जो है ओवरलैप करेगा s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, यहाँ पे हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो जाएंगे विथ अपोजिट स्पिन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो जाएंगे विथ अपोजिट स्पिन्स। अब 2 जो हमारे बचे हैं px और py, उसको मैं ऐसे बना देती हूँ, ये px हो गया, ये हमारा py हो गया। एक इलेक्ट्रॉन px में है और एक इलेक्ट्रॉन py में है, क्योंकि px और py जो है उनके साथ हाइड्रोजन ने कंबाइन नहीं किया। हाइड्रोजन जो है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में कंबाइन करता है, तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे 2 थे, px और py उनके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है,
तो बच्चों हमने क्या डिफरेंस देखा है, हमने ये डिफरेंस देखा है कि सिंगलेट कार्बिन था हमारा, उस सिंगलेट कार्बिन में ये 2 इलेक्ट्रॉन जो थे हमारे वो एक ही ऑर्बिटल के अंदर थे, ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर, जबकि ट्रिपलेट कार्बिन में जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर हैं। यहाँ पे स्पिन जो है सिंगलेट कार्बिन में दोनों की अपोजिट थी, यहाँ दोनों की स्पिन जो है मैंने सेम दिखा रखी है, या तो आप ऊपर की तरफ दिखाई है ऐसे, या फिर आप इसको ऐसे नीचे की तरफ भी दिखा सकते हैं, लेकिन दोनों जो है अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो मैंने डायग्राम में भी इनको अलग अलग ऑर्बिटल में ही दिखाया है बच्चों। इनकी स्पिन जो है सेम है, सिर्फ ऑर्बिटल्स अलग अलग हैं। एक हमारा जो है पी एक्स में प्रेजेंट है और एक मेरा जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन पी वाई में प्रेजेंट है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन में। दोनों इलेक्ट्रॉन जो एक ही ऑर्बिटल में है सिंगलेट में, जबकि ट्रिपलेट कार्बिन में दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ अलग अलग ऑर्बिटल में बच्चों प्रेजेंट है। ये मैंने यहाँ बना रखे हैं, देखिए। इनको लिखने का तरीका जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब इसके डायग्राम के हिसाब से, हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से अगर इसको लिखना चाहेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं। सिंगलेट कार्बिन हो गया, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है बच्चों यहाँ पे, तो एक ऑर्बिटल हम खाली छोड़ देंगे इसका, और दूसरे ऑर्बिटल में इसके हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा देंगे। ऐसे जब हम इसको लिखेंगे ट्रिपलेट कार्बिन को ऐसे लिखेंगे, इसके ऊपर भी 2 ऑर्बिटल दिखाऊंगी मैं, लेकिन मैंने देखा कि दोनों ऑर्बिटल में आपने देखा है कि दोनों ऑर्बिटल जो है उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन विथ सेम स्पिन प्रेजेंट है। तो हम इसको जो है इस तरह से दिखा सकते हैं और इसको हम बच्चों ऐसा दिखा सकते हैं। तो इसकी शक्ल देखकर हम समझ सकते हैं, अगर इस तरह का बना है तो सिंगलेट कार्बिन है और इस तरह का बना है तो ये हमारा ट्रिपलेट कार्बिन है। इसका बच्चों एक तरीका और है लिखने का, ये देखिए CH2 जो है इसके बगल में 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए अपोजिट स्पिन वाले, ये हमारा सिंगलेट कार्बिन हो गया। और इसी चीज को हम यहाँ लिखेंगे तो CH2 हो गया हमारा, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर बना दिया सेम स्पिन, एक इलेक्ट्रॉन मैंने नीचे बना दिया। तो 2 तरीके हैं इसके बच्चों लिखने के लिए, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। अब इसके मैग्नेटिक नेचर की बात करते हैं। हमने देखा था कि ट्रिपलेट कार्बिन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने को मिला था हमें, तो इसको हम हिंदी में अनुचुंबकीय बोलेंगे और इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। जैसे ही बच्चों इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। और क्योंकि इसके अंदर जो थे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे सिंगलेट कार्बिन के अंदर, ये हमारा हो जाएगा डायामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने पे बच्चों इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें पेयर्ड हैं। अब बच्चों देखते हैं कि जो सिंगलेट वाला कार्बिन है या ट्रिपलेट वाला कार्बिन है, दोनों में से हंट रूल्स कौन फॉलो करता है। हंट्स रूल होता क्या है? अकॉर्डिंग टू हंट्स, जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम शुरू करते हैं तो कोई ऐसा ऑर्बिटल है जिसके अंदर 3 पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे px है, py है, pz है। तो हंट्स रूल कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी तो तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है फिल होंगे और उसके बाद ही इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग शुरू होती है। बच्चों एक चीज और है यहाँ इंपॉर्टेंट देखने लायक, कि जो सिंगलेट कार्बिन होता है वो हंट्स रूल को फॉलो नहीं करता है। हंट्स रूल होता क्या है? हंट्स ने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग शुरू होती है तो हर ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अगर कोई शेल है जिसमें 3 ऑर्बिटल्स है px py pz, तो उसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद पेयरिंग होगी। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनपेयर्ड रहना पसंद करते हैं। ऑर्बिटल्स में पेयरिंग होने से पहले सारे ऑर्बिटल्स को हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन से भरना होता है। तो यहाँ हमने देखा था कि एक ऑर्बिटल जो था वैकेंट था और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, जिसको हमने इस तरह से डायग्राम बनाया था इसका CH2 का, मैथिलीन कार्बिन का। तो ये हंट्स रूल जो है इसको फॉलो नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं वायलेट्स हंट्स रूल, डज नॉट फॉलो हंट्स रूल, या फिर हंट्स रूल ये फॉलो नहीं करता है। अब बात करते हैं हम ट्रिपलेट कार्बिन की। इसमें हमने देखा था, जब इसको लिखा था नोटेशन इस तरह से हमने इसको, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें था और एक ऑर्बिटल जो था दूसरा, उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन था। तो ये हंट्स रूल को फॉलो करता है। अगर मिथाइलिन वाले कार्बन की बात कर रहे हैं हम इस तरह से, तो मिथाइलिन वाला जो कार्बन होगा, सिंगलेट कार्बन जो होता है, उसको हम बोलते हैं मिथाइलिन। सिंगलेट कार्बन का दूसरा नाम है हॉट कार्बिन या फिर हॉट मिथाइलिन, और ये वाला हमारा हो जाएगा कोल्ड मिथाइलिन या कोल्ड मैथिल कार्बिन। यहाँ मैथिल वर्ड और जोड़ लीजिएगा बच्चों।
अब बच्चों हम ये देखेंगे कि इसका नाम जो है सिंगलेट कार्बिन और इसका नाम ट्रिपलेट कार्बिन क्यों पड़ा है। तो हम देखते हैं कि सिंगलेट कार्बिन को हम सिंगलेट कार्बिन क्यों कहते हैं। हम बच्चों दोनों की स्पिन स्टेट निकाल के देखते हैं। चक्रण जो है क्वांटम नंबर, चक्रण स्थिति जो है वो निकाल के देखते हैं। मॉड ऑफ 2s+1 ये फॉर्मूला है। s जो है स्पिन क्वांटम नंबर है। हमने देखा था कि इसमें सिंगलेट कार्बिन में दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है अपोजिट स्पिन के साथ में। तो 2 के साथ में हम लिख देंगे मल्टीप्लाई करके +½ और एक का हम लिख देंगे -½ इसका मॉड निकालेंगे। मॉड जो है मैथ्स वाले बच्चों को आता है निकालना। इस लाइन के अंदर कुछ भी लिखते हैं हम, अगर वो नेगेटिव में आता है तो बाहर आने पर वो पॉजिटिव हो जाता है, उसको हम मॉड कहते हैं। ये हमारा हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो अंदर वाला 0 हो जाएगा, आंसर हमारा 1 बचेगा। क्योंकि इसका आंसर 1 है स्पिन स्टेट का, इसलिए इसका नाम बच्चों पड़ा है सिंगलेट। 1 माने सिंगल। ऐसे हम ट्रिपलेट कार्बिन का निकाल लेते हैं। इसका स्पिन स्टेट जो हमारा निकलेगा, अब हमने देखा था कि दो इलेक्ट्रॉन थे, 2 ऑर्बिटल में प्रेजेंट थे, दोनों की स्पिन सेम थी। अगर हम उनको +½ मानते हैं दोनों को +½ लिखेंगे, दोनों को अगर -½ मानते हैं तो -½ अगर प्लस लेंगे दोनों को +½ तो इसका आंसर हमारा 3 आएगा। अगर यहाँ +½ की जगह -½ लेती मैं, -½ हमारा हो जाता -1। 2 को -1 से इंटू करते तो -2 हो जाता। और क्योंकि इस लाइन के बीच में है मॉड निकालना है तो -2 का मॉड जो है 2 होता है बच्चों। तो आंसर हमारा हर कंडीशन में चाहे +½ लिखें चाहे -½ लिखें 3 ही आएगा। 3 माने ट्रिपल, इसलिए इसका नाम ट्रिपलेट कार्बिन है। अब बच्चों हम देखते हैं कि सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन में से स्टेबल कौन सा है। अगर हम सिर्फ बात करते हैं मेथिलीन की या मेथिल कार्बिन की तो हम देखते हैं कि इस केस में जो है सिंगलेट वाला, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट, वो हमारा लेस स्टेबल है ट्रिपलेट से। क्यों है वो रीजन देखिए उसका। सिंगलेट वाला जो था हमारा बच्चों, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे सेम ऑर्बिटल में थे। इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में है, ऐसे लिख देंगे। H लगे हुए, एक H को यहाँ लिख दिया। बैंड स्ट्रक्चर या मुड़ा हुआ V स्ट्रक्चर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ट्रिपलेट में जो था लीनियर स्ट्रक्चर था, इसका लीनियर स्ट्रक्चर हम इस तरह से बना देंगे बच्चों। 2 ऑर्बिटल जिनमें दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है विद सेम स्पिन, उसको हम ऐसे लिख देंगे। ये हमने ऐसे लिख दिया। इसका बॉन्ड एंगल जो था हमारा 103 डिग्री बताया था मैंने जब इसका हाइब्रिडाइजेशन बताया था, इसका स्ट्रक्चर बताया था। और ये वाला बॉन्ड एंगल क्योंकि लीनियर था तो हमारा 180 डिग्री आता है बच्चों। अब होता क्या है, क्योंकि इसमें बॉन्ड एंगल कम है, ये दोनों पास पास में है, तो इसमें रिपल्शन जो है ज़्यादा होगा। रिपल्शन ज़्यादा होगा तो कम स्टेबल होगा। और जबकि ट्रिपलेट कार्बिन में बॉन्ड एंगल हमारा 180 डिग्री है, दूर है, तो रिपल्शन हमारा कम होगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो रीज़न मैंने आपको बच्चों बता दिया है कि सिंगलेट वाला जो है ट्रिपलेट से कम स्टेबल क्यों है। कार्बीन के केस में जहाँ हम मेथिलीन की बात करते हैं, मिथाइल कार्बीन की बात करते हैं बच्चों। अब हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बीन। कार्बन की स्टेबिलिटी हम कैसे पता करेंगे। ये मैंने जो लिखा है, पहला ये वाला सिंगलेट है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि स्ट्रक्चर को देख के आपको पहचानना सीख जाना चाहिए। ये हमारा है ट्रिपलेट, क्योंकि दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं अलग अलग ऑर्बिटल में है विद सेम स्पिन। जब हम बात करते हैं मिथाइलीन की तो उसमें मैंने अभी भी आपको बताया है कि ट्रिपलेट जो है वो सिंगलेट से ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर मान लीजिए H की जगह हैलोजन आता है तब क्या होता है, उस केस में हम क्या लिखेंगे, उसको भी हम कार्बीन ही बोलेंगे। कार्बीन जो होते हैं वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन वाले ही नहीं होते हैं बच्चों, उसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी जो है H की जगह लग सकता है। ये वाला जो हमारा ट्रिपलेट है और ये हमारा जो है सिंगलेट है। जब हम हैलोजन रखते हैं, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस कर देते हैं, उस समय जो हमारा सिचुएशन है पूरी ऊपर वाले की अपोजिट हो जाती है। यहाँ पे सिंगलेट जो है मोर स्टेबल हो जाता है ट्रिपलेट से। क्यों होता है उसका रीज़न देखिए। सिंगलेट जो है उसको हम इस तरह से बनाते हैं। अब क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर में ही दिख रहा है कि इसमें एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, पहले मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ। इस तरह से बनाया मैंने। एक जो है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिए विथ अपोजिट स्पिन। एक हमारे पास इसका वैकेंट ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल है। साथ में मैंने लगाए हुए बच्चों ब्रोमीन, एक Br में यहाँ लगा देती हूँ, एक Br में यहाँ लगा देती हूँ। बैक बॉन्डिंग जो है मैंने आपको कैटायंस और एनायंस के जो वीडियो आपके लिए अपलोड किए थे वहाँ मैंने बैक बॉन्डिंग के बारे में बताया था कि ब्रोमीन जो होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 17th ग्रुप में प्रेजेंट है ये, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में। एक जो है इसने बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन के साथ में काम ले लिया और 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी भी प्रेजेंट है।
ये 6 इलेक्ट्रॉन जो ब्रोमीन के ऊपर प्रेजेंट हैं, ये इस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ में बैक बॉन्डिंग कर लेते हैं बच्चों। इसको हम बैक बॉन्डिंग कहते हैं। तो ब्रोमीन के अंदर एक कैपेसिटी होती है कि अपने जो 3 लोन पेयर यहाँ रखे हुए हैं, इसको पार्शियली जो है इस वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर सकती है। इस बैक बॉन्डिंग के कारण ही ये मोर स्टेबल होता है। जबकि हमारा जो ट्रिपलेट कार्बन था, इसमें कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था, तो यहाँ पर कोई बैक बॉन्डिंग हमारी नहीं होगी। ट्रिपलेट में हम लिख सकते हैं नो बैक बॉन्डिंग। जब बैक बॉन्डिंग होती है तो बच्चों वो कंपाउंड स्टेबल हो जाता है। और नो बैक बॉन्डिंग क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। और जबकि सिंगलेट वाले केस में यहाँ वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट था। अगर आपसे पूछता है कि सिंगलेट जो है ब्रोमीन वाला कार्बन जो है वो ट्रिपलेट ब्रोमीन वाले कार्बन से ज़्यादा स्टेबल क्यों है, तो आप कह सकते हैं कि बैक बॉन्डिंग के कारण ऐसा होता है। सिंगलेट में जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पार्शली डोनेट हो जाते हैं इस वैकेंट ऑर्बिटल में और वो स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है। बच्चों हम कुछ एग्जांपल्स और करेंगे जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए CF2 है, अलग अलग कार्बन्स मैंने दिए हुए हैं। कार्बन के साथ देखिए बच्चों यहाँ फ्लोरीन लगा हुआ है, एक में क्लोरीन लगा हुआ है और एक में ब्रोमीन लगा हुआ है। 17 ग्रुप के हैं तीनों ही। अब इसमें जो है स्टेबल कौन सा अधिक होगा वो देखिए। फ्लोरीन ऊपर आता है, क्लोरीन उसके नीचे आता है, ब्रोमीन उसके नीचे आता है। फ्लोरीन की साइज जो बच्चों में पता है छोटी है। कभी कभी बच्चों क्या होता है कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कार्बन के बारे में और बताते नहीं है कि सिंगलेट है तो ट्रिपलेट है, तो आप उसको सिंगलेट ही मान के चलेंगे। अब इनकी स्टेबिलिटी देखिए कैसे आप पता करेंगे। अभी भी आपको मैंने बैक बॉन्डिंग के बारे में बताया है। CF2 देखिए, एक F यहाँ लगा हुआ है, एक F यहाँ लगा हुआ है। C की साइज F की कंपैरिजन में बड़ी है, F की साइज छोटी है। F की साइज छोटी है तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 पेयर्स जो प्रेजेंट हैं और ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ठीक से संभाल के नहीं रख पाएगा छोटी साइज के कारण, और जल्दी से ये बैक बॉन्डिंग करके जो C के वैकेंट ऑर्बिटल्स थे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कराने की कोशिश करेगा। जो हमारा फ्लोरीन है तो यहाँ बैक बॉन्डिंग है, फटाफट बहुत जल्दी हो जाएगी और जैसे ही बैक बॉन्डिंग होती है हमें पता है कि वो कंपाउंड स्टेबल हो जाता है। क्लोरीन का साइज उससे बड़ा है, ब्रोमीन का साइज उससे बड़ा है, तो हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है बच्चों ऐसे हो जाएगा। फ्लोरीन वाला जो कार्बन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद में क्लोरीन वाला होगा और उसके बाद में ब्रोमीन वाला। जो बच्चों हमारा ये होता है CF2, एक में दोनों इलेक्ट्रॉन है और एक हमारा वैकेंट है। वैकेंट के साथ में ये बैक बॉन्डिंग होगी जिससे ये स्टेबल हो जाएगा। साइज जो है फ्लोरीन का छोटा है। फ्लोरीन जो होता है इसका लोन पेयर हमें अगर ध्यान से देखें तो ये 2p में होता है और कार्बन के पास भी 2p है। यहाँ भी कार्बन जो है 2p है, लेकिन क्लोरीन जो है उसके लोन पेयर होते हैं हमारे 3p में होते हैं। कार्बन भी 2p है यहाँ पे थर्ड वाले में, लेकिन ब्रोमीन जो है ये 4p में होता है। अब जो 2p जो है CF2 में पहले वाला, दोनों सेम है, सिमिलर जो है p ऑर्बिटल है, इसलिए बैक बॉन्डिंग जो है CF2 में छोटी साइज के कारण और सेम ऑर्बिटल के कारण जो है बहुत स्ट्रांग होगी, क्योंकि ऑर्बिटल यहाँ हमारे सेम है इसलिए स्टेबल होगा। एक रीजन तो बच्चों ये है कि कार्बन और फ्लोरीन के जो ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं वो सिमिलर हैं, 2p ऑर्बिटल हैं। फ्लोरीन का साइज छोटा है, वो इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाएगा और जल्दी से बैक बॉन्डिंग करके कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल करा देगा, क्योंकि इसके पास में बच्चों वैकेंट जो है p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। CCl2 में जो कार्बन था उसमें 2p और 3p था, दोनों ऑर्बिटल जो है p वाले अलग अलग हैं, एक 2p है एक 3p है। ऐसे ही ब्रोमीन में था, एक 2p है एक 4p है। तो यहाँ बैक बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी जितनी कि हमारी CF2 में है। अब बच्चों ये देखना है हमें कार्बन बनते कैसे हैं। कार्बन का फॉर्मेशन जो हमारे अलग अलग रिएक्शंस में होता है वो कैसे बनते हैं। 3 टाइप्स हैं, 3 जिसमें कार्बन्स जो है, जिन रिएक्शन से कार्बन्स का फॉर्मेशन होता है। पहला रिएक्शन जो है क्लोरोफॉर्म, जब बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो हमारा कार्बन बनता है। क्लोरोफॉर्म जो है CH Cl3 लिखते हैं क्लोरोफॉर्म को। इसका रिएक्शन हो रहा है बेस के साथ में, KOH के साथ में। बच्चों स्टेप्स को ध्यान से देखेंगे क्योंकि आगे जो है इस पे बेस कुछ एग्जांपल्स मैंने अगले स्लाइड्स में दिए हुए हैं जिनको हम करेंगे। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा ये कितने स्टेप्स में हो रहा है, हर स्टेप में क्या क्या हो रहा है, किस तरह से कार्बन का फॉर्मेशन हो रहा है, तब तक आप उन एग्जाम्पल्स को समझ भी नहीं पाओगे और सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन जो है KOH के साथ में हुआ। जो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है, बेस जो है KOH भी हो सकता है, कोई और बेस भी हो सकता है, सोडियम का भी हो सकता है। क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर देखिए, ये 3 क्लोरीन यहाँ लगे हुए हैं इस तरह से।
और यहाँ पे हमारा H लगा हुआ है। क्लोरोफॉर्म का जो नेचर होता है बच्चों, थोड़ा सा एसिडिक होता है। क्यों होता है? देखिए, ये H निकल जाता है H+ के फॉर्म में, ये बॉन्ड का ब्रेकेज होता है, तो कार्बन के ऊपर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि H जो है H+ के फॉर्म में निकल गया। जैसे ही कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस नेगेटिव चार्ज को ये तीनों क्लोरीन जो है अपनी तरफ खींच लेते हैं और इसको स्टेबल बना देते हैं। तो ये थोड़ा सा एसिडिक नेचर का होता है। जब एसिडिक होता है ये, तो बेस से रिएक्ट करके हमें पता है कि एसिड और बेस रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये वाला H जो है इस वाले OH के साथ में रिएक्शन करके एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देगा। जो हमारा बचेगा उसको कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया बच्चों, जो बचा हमारा वो मैंने इस तरह से लिख दिया। एक क्लोरीन ये बच गया, एक क्लोरीन ये बच गया, एक क्लोरीन ये बच गया, और कार्बन के ऊपर माइनस का निशान और 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने इस बॉन्ड के लिए थे वो यहाँ मैं लिख दूंगी। एक मैंने आपको लीविंग ग्रुप टेंडेंसी दिखाई हुई है। आयोडीन जो बहुत आसानी से निकल जाता है इलेक्ट्रॉन को लेकर, उसके बाद ब्रोमीन होता है, उसके बाद क्लोरीन होता है और उसके बाद फ्लोरीन होता है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल जाना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है बच्चों। फ्लोरीन जो होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसमें बहुत कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच तो सकता है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए, उसको अपने साथ ले जाने के लिए उसके पास जगह नहीं होती है। आयोडीन का साइज बच्चों बड़ा होता है। आयोडीन के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को खींच भी लेते हैं और अपने साथ लेकर जा सकता है वो, क्योंकि उसको वहाँ इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए जगह अवेलेबल करा देता है। अब जो हमारा KOH हमने लिया था उसमें K+ हमारा बच गया था। OH- से तो रिएक्शन कर लिया था H+ के साथ में, वाटर का फॉर्मेशन हो गया था। ये जो हमारा K बचा है उसका यहाँ पे रिएक्शन होगा किस तरह से वो देखिए। एक क्लोरीन जो है वो निकल जाएगा Cl- के फॉर्म में और K के साथ में कंबाइन करके KCl बना लेगा, और जो हमारा कार्बिन बनेगा उसका स्ट्रक्चर देखिए। ये हमारा कार्बिन जो है बन गया, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इस Cl के साथ में लेके निकलेगा ये। और ये हमारा सिंगलेट होगा। इस तरह से जो बनते हैं हमारे वो स्टेबल होते हैं, और स्टेबल वाले जो होते हैं वो हमारे सिंगलेट होते हैं। हमने देखा है हेलोजन के केस पे। तो इसका नाम हमारा हो जाएगा बच्चों डाइक्लोरोकार्बीन। 2 क्लोरीन है इसलिए इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरोकार्बीन। ये स्टेबल है। हमने देखा है कि क्लोरीन और हेलोजन के केस में जो सिंगलेट होता है वो मोर स्टेबल होते हैं, इसमें ये ज़्यादा स्टेबल है। ये पहले ही बात कर चुके हैं कि एक न्यूट्रल स्पीशीज होती है। एक रिएक्शन और है, इसको हम कैसे करेंगे, इसमें कार्बन का फॉर्मेशन हम किस तरह से दिखाएंगे वो देखिए। यहाँ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक F2 लगा हुआ है, एक Cl लगा हुआ है। तो पहले स्टेप में बच्चों आपने देखा था कि बेस अटैक करता है, और बेस का जो OH वाला पोर्शन है, OH- वाला पोर्शन है, वो इस H को लेके निकल जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। कार्बन के फॉर्मेशन में फर्स्ट स्टेप में वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है, तो ये हो गया हमारा CF2, ये Cl हो गया, और माइनस और 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर हो जाएगा। अब ये बात देखने को मिलता है कि यहाँ पे 2 हेलोजन है, एक फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है। अभी अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में लिविंग ग्रुप का ऑर्डर बताया है। क्लोरीन का साइज बड़ा है तो K के साथ में फ्लोरीन नहीं निकलेगा बच्चों, क्लोरीन निकलेगा। जैसे ही क्लोरीन निकलेगा KCl का फॉर्मेशन हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा CF2। 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर हो जाएंगे, इसका नाम हो जाएगा डाइफ्लोरोकार्बीन। उम्मीद कर रही हूँ बच्चों ये आपको समझ में आ रहा है किस तरह से कार्बन का फॉर्मेशन होगा। ये भी हमारा सिंगलेट होगा, क्योंकि अभी बताया मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में कि सिंगलेट इसलिए होगा क्योंकि सिंगलेट जो होता है उसमें बैक बॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और बैक बॉन्डिंग से वो स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है। ये स्टेबल है इसलिए सिंगलेट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एक एग्जाम्पल और है, देखिए इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। जो हमारा OH है ये H+ को लेके निकल जाएगा वाटर के फॉर्म में। जो बचेगा पहले हम बच्चों उसको लिख लेंगे। क्या बचा हमारा? Ci2Br, और एक माइनस का निशान, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर बच जाएंगे। इसके बाद में जो K है ये इन दोनों हेलोजन में से एक को लेगा, तो बच्चों कौन सा निकलेगा? सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है? जो बड़ा है, आयोडीन जो है Ki के फॉर्म में निकल जाएगा। और जो हमारा कार्बिन बचेगा वो कौन सा बचेगा बच्चों? तो हमारा कार्बिन जो होगा CiBr बच जाएगा और 2 डॉट। ऐसे एग्जाम्पल्स बच्चों और देखिए। ये है OH जो है पहले H+ को लेके निकल जाएगा वाटर के फॉर्म में, तो -H2 हम यहाँ लिख देंगे। जो बचा उसको लिख लेते हैं। C बच गया, F बच गया, Br बच गया और Cl बच गया। एक माइनस का निशान, 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो है बच्चों इन तीनों में से
बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है? ब्रोमीन जो है साइज बड़ी है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है। इस के साथ में मिलकर जो है KBr के फॉर्म में ये निकल जाएगा और जो बचेगा हमारा कार्बीन जो बनेगा वो देखिए बच्चों CFCl, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देंगे, हमारा कार्बीन हो गया, फ्लोरोक्लोरोकार्बीन इसका नाम हो जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल देखिए बच्चों, OH है। अब तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि OH क्या करेगा, इस H को लेके निकलेगा बच्चों, H2O हो जाएगा। जो बचेगा उसको हम लिख देंगे, कार्बन के ऊपर माइनस और 2 इलेक्ट्रॉन, BrCl2। अब बचा हमारा K। अब K जो है Br के साथ में निकलेगा या Cl के साथ में निकलेगा, किसको निकालेगा Br और Cl2 में से? Br जो है वो क्लोरीन के कंपैरिजन में अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो -KBr यहाँ निकल जाएगा। तो हमारा जो कार्बन बनेगा डाइक्लोरोकार्बन का यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका नाम जो है बच्चों डाइक्लोरोकार्बन है। ये हमारा फर्स्ट मेथड था जिसमें मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं, क्लोरोफॉर्म के बेस के साथ में और कार्बन का फॉर्मेशन हो रहा था। सेकंड जो है टाइप वो क्या है कार्बन के फॉर्मेशन का, हम अगली स्लाइड में देखते हैं बच्चों। सेकंड टाइप है जो हमारा वो देखिए, ये हमारा जो है डाइजोनियम मीथेन है, एक कार्बन इसलिए इसका नाम मीथेन है। 2 नाइट्रोजन जहां भी बच्चों हमें देखने को मिलेंगे तो हमें डाईएजो शब्द वहां देखने को मिलेगा। 2 नाइट्रोजन है इसलिए इसका नाम डाईएजो है, एक कार्बन है इसलिए इसका नाम बच्चों मीथेन है, तो इसका नाम हो गया डाईएजो मीथेन। इसका पायरोलिसिस होगा या फोटोलिसिस होगा। होता क्या है, या तो ये हीट गर्म करने पे टूटेगा, उसको हम पायरोलिसिस कहते हैं उस प्रोसेस को, या फिर लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक होगा, उसको हम फोटोलिसिस कहते हैं। जैसे ही ब्रेकेज होगा इसका तो बच्चों यहाँ से टूटेगा ये, और N2 जो है हमारा वो निकल जाएगा इस फॉर्म में। ये देखिए N2 निकाल दिया मैंने, और जो बगल में हमारा बच गया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखे हुए हैं मैंने, और ये हमारा मिथाइलिन या फिर मैथिल कार्बीन बच जाएगा या बन जाएगा। थर्ड जो है टाइप कैसे बनते हैं ये कार्बीन, या थर्ड मेथड जो हम कह सकते हैं कैसे बनते हैं कार्बीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो होता है हमारा कीटीन्स। इस वाले चीज को, इस वाले प्रोडक्ट को हम कीटीन कहते हैं बच्चों। इसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है कीटीन की। जब इसको हम हीट करते हैं तो CO2 जो हमारा निकल जाता है और एक कार्बीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये CO2 निकल गया हमारा और कार्बीन जो है ये वाला हमारा बन गया। इसका नाम भी मिथाइलिन है या मैथिल कार्बन, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो बच्चों इस तरह आपने देखा कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म तब तक पूरा नहीं होगा, तब तक रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, जब तक बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं बने। इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन किसी भी रिएक्शन को पूरा करने के लिए जरूरी होता है। इंटरमीडिएट मैंने पहले ही आपको बताया है शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज है, थोड़ी देर के लिए ही ये जिंदा रहती हैं और जैसे ही बनती हैं वैसे ही इनका कन्वर्जन हो जाता है प्रोडक्ट में और हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। मैंने आपको इनकी नेमिंग बताई है कार्बन्स की, इनके 2 टाइप्स बताए हैं आपको, और किस किस प्रोसेस से कार्बन का फॉर्मेशन होता है मैंने आपको 3 प्रोसेस भी बताए हैं। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। जो बच्चे मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएँ। थैंक यू बच्चों।